बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024 इसका पार्ट जो है 6 हम करने जा रहे हैं। पार्ट 6 कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पिछले पार्ट के अंदर हमने जो है बायोट सेवर्ट लॉ, एम्पेयर लॉ, सोलेनॉइड और टोरॉइड, इनको हमने एक ही वीडियो में देखा। और एम्पेयर लॉ को इससे पहले मैं अलग से एक वीडियो में और भी बना चुका हूँ इससे पहले वाले पार्ट 6 जो, तो वो देख लीजिए पिछला पार्ट अगर आपने नहीं देखा, 5वां पार्ट। पिछला पार्ट देखने के लिए यहाँ ऊपर देखा करें, ऊपर यहाँ स्क्रीन पर लिंक आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है? तो पिछला पार्ट आपको मिल जाएगा। अगला पार्ट अगर देखना हो तो वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पे आपको अगला पार्ट जो है वो मिल जाएगा। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, क्योंकि आप सेकेंड ईयर फिज़िक्स पढ़ रहे हैं तो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री ऑलरेडी हो चुकी है, कंप्लीट बुक बना के मैं अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है? फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट बुक बना के मैं अपलोड कर चुका हूँ, मतलब 2 बुक्स जो हैं कंप्लीट मैं बना के अपलोड ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है? और प्लेलिस्ट पे चले जाएं तो मसला ही हल हो जाएगा। फिर सारी वीडियोस वहाँ प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मौजूद हैं। वो कहाँ प्लेलिस्ट में कहाँ से पहुँचेंगे आप, कुछ बच्चों को पता नहीं होता। इसी स्क्रीन पे जिस पे मैं नज़र आ रहा हूँ आपको, इसी स्क्रीन के नीचे देखें लोगो आपको नज़र आ रहा होगा। रटना नहीं समझना है, कि उसको क्लिक करें, पेज खुल जाएगा। वहाँ प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, प्लेलिस्ट आ जाएंगी आपके सामने। 12 केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट होगी, 11th केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट होगी, पाकिस्तान स्टडी की भी होगी, इंग्लिश लैंग्वेज की भी होगी, और सेकेंड ईयर केमिस्ट्री 12 केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट होगी। कंप्लीट वीडियोस 13 चैप्टर्स की वहाँ मौजूद हैं, ठीक है भाई? तो शुरू करें अब। आज का जो हमारे टॉपिक है वो मैं आपको पहले ही लिख दूँ कौन कौन से हैं। फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, ये हमारा टॉपिक है आज का। फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक तो ये टॉपिक है, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरा टॉपिक जो है इसके बाद है, कौन सा भाई दूसरा टॉपिक? ये PDF आ गया, चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी कैलकुलेशन भी है, चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी कैलकुलेशन भी है, ठीक है? इसकी डेरिवेशन भी है, ये कैसे डिराइव होगा, कैसे आप फाइंड आउट करेंगे चार्ज टू मास रेशो है क्या, और इसका अपरेटस मटेरियल्स कौन से हैं नीचे हेडिंग्स में दिए हुए हैं। कैथोड रे ट्यूब है, CRT, मैग्नेटिक फील्ड सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, रूलर्स एंड मेजरमेंट डिवाइसेस हैं। फिर एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर इसके लिखे हुए हैं, सेटअप, कैलिब्रेशन, इलेक्ट्रॉन बीम प्रोडक्शन, ऑब्जर्व द इलेक्ट्रॉन बीम, अप्लाई द मैग्नेटिक फील्ड, मेजर द रेडियस, ये डिटेल है। अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड, एडजस्ट द वोल्टेज, मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और आखिर में कैलकुलेशन है। तो इस तरह ये काफ़ी तवील टॉपिक है, चार्ज टू मास रेशो वाला ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको देखेंगे। पहले ये छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, फोर्स होना चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स कौन सी है? मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स। ये मैग्नेटिक फोर्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड जो है ये प्रोड्यूस कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड जो है स्पेस अराउंड, रीजन या इलाका हम कह लें या स्पेस कह लें, ठीक है, अराउंड अ मैग्नेट, एक मैग्नेट के इर्द गिर्द का इलाका। ये मैग्नेट है, ठीक है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल इसके ऊपर लिखा हुआ होता है, कहीं मैग्नेट के ऊपर प्लस और माइनस लिखा हुआ होता है, प्लस माइनस ये भी लिखा हुआ होता है मैग्नेट के ऊपर। तो ये मैग्नेट है, इसके इर्द गिर्द का ये स्पेस जो है ये मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। और इस स्पेस के अंदर जो भी चीज़ आएगी, सारी चीज़ें तो नहीं, वो चीज़ें जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखती हैं, जैसे कि आयरन है, आयरन का टुकड़ा है, आयरन का पीस है, वो इसमें आएगा जैसे ही, तो इस पर एक फोर्स लगेगी, इस पर एक फोर्स लगेगी,
और ये फोर्स कौन सी होगी? ये फोर्स होगी मैग्नेटिक फोर्स। और इस मैग्नेटिक फोर्स जो इसके ऊपर लगेगी उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? उसका रिज़ल्ट ये निकलेगा कि ये आयरन का पीस उड़ के आके चिपक जाएगा इस मैग्नेट के साथ, यहाँ से उड़ के आएगा और मैग्नेट से चिपक जाएगा। ये बचपन में भी हम देखते रहे और हमें पता है इस बात का कि कुछ ख़ास किस्म की चीज़ें जो है वो मैग्नेट से चिपक जाती हैं, ठीक है। इनफैक्ट मैग्नेट और मैग्नेट्स को भी आपस में अगर आप टकराएं तो वो भी चिपक जाते हैं, जुड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो यहाँ तो बात हो रही थी इस आयरन के पीस की, ठीक है, आयरन के पीस की। तो ये तीन चीज़ें आपको क्लियर हो गई। मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, कौन प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड, ये रही मैग्नेटिक फील्ड, स्पेस अराउंड द मैग्नेट, रीजन अराउंड द मैग्नेट। कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ये मैग्नेट कर रहा है। और मैग्नेटिक फोर्स जो है मैंने इस आयरन के पीस के ऊपर लगती हुई आपको विजुअलाइज भी करा दी है और इसका इफ़ेक्ट भी आपको दिखा दिया है कि ये आयरन का पीस चिपक गया है इससे मैग्नेट से जाके। अब ये तो आयरन के पीस की बात की ना। पार्टिकल की अगर हम बात करें, कौन सा पार्टिकल? चार्ज पार्टिकल। इसका कॉन्सेप्ट भी ज़रा आप समझ लें कि ये चार्ज पार्टिकल होता क्या है। आसान सी बात है, वो पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज मौजूद है, वो पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज मौजूद है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, ये भी चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन है, ये भी चार्ज पार्टिकल है, न्यूट्रॉन ये चार्ज पार्टिकल नहीं है। प्रोटॉन भी चार्ज पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल है। आयन भी जो है वो चार्ज पार्टिकल है, जैसे क्लोराइड आयन, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, और सोडियम आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आयंस भी जो हैं वो भी चार्ज पार्टिकल हैं। तो बहरहाल ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये भी चार्ज पार्टिकल। न्यूट्रॉन क्यों चार्ज पार्टिकल नहीं है? क्योंकि उसके पास चार्ज नहीं है, और इन दोनों के पास चार्ज है, इसलिए ये चार्ज पार्टिकल कहलाते हैं। अब ये चार्ज जो है असल में ये है क्या? ये आपने चार्ज बहुत सुना होगा। अच्छा, इसी मुनासिबत से इन चार्ज पार्टिकल्स को चार्जेस भी कहा जाता है। आपने बड़ा सुना होगा ये चार्जेस चार्जेस चार्जेस, तो इसी मुनासिबत से इनको चार्जेस कहा जाता है। हालांकि ये ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पार्टिकल होगा वहीं इसका चार्ज भी होगा, तो इनको चार्जेस भी कहते हैं, चार्ज पार्टिकल को। बहरहाल तो चार्ज पार्टिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है। तो ये चार्ज है क्या? ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी मतलब बोलें तो आसान उर्दू में इसको कहते हैं खुसूसियत, और इसको क्लियर करूं तो क्वालिटी। एडजेक्टिव भी कहते हैं ना, एडजेक्टिव, क्वालिटी, एडजेक्टिव। मिसाल के तौर पर दो इंसान है, एक अच्छा इंसान है, एक बुरा इंसान है। अच्छा इंसान जो है वो सबकी खिदमत करता रहता है, सबका ख्याल रखता है, ठीक है, तो लोग उसकी तरफ जाते हैं। एक बुरा इंसान है तो उससे लोग डरते हैं, बोलते हैं यार ये तो बुरा आदमी है, तो उससे दूर हटते हैं। देखें, दोनों इंसान हैं, एक अच्छा इंसान है, एक बुरा इंसान है, दोनों इंसान हैं। लेकिन जो अच्छा इंसान है उसकी तरफ लोग जा रहे हैं, और जो बुरा इंसान है उससे लोग दूर भाग रहे हैं। वजह क्या है? अच्छे इंसान के पास क्या है जिसकी वजह से लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं? अच्छाई। क्या है? अच्छाई। अच्छे इंसान के पास अच्छाई है, उसी की वजह से लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब ये अच्छाई क्या है? ये उस बंदे की क्वालिटी है, ये उस बंदे की कैरेक्टरिस्टिक है, ये उस बंदे की प्रॉपर्टी है। समझ में आ गई बात? ये अच्छाई जो है, तो हम उसको कहेंगे अच्छा इंसान। समझ में आ गई बात प्रॉपर्टी की? अच्छाई प्रॉपर्टी है, खुसूसियत है, क्वालिटी है उस इंसान की, इसीलिए वो इंसान कहलाता है अच्छा इंसान। इसी तरह जो बुरा इंसान है उसके पास भी एक क्वालिटी है, उसके पास भी एक प्रॉपर्टी है, उसके पास भी एक खुसूसियत है। वो क्या है? बुराई। इसीलिए वो इंसान क्या है? बुरा इंसान। तो अच्छाई और बुराई ये प्रॉपर्टीज़ हो गई जो उन दोनों इंसानों के पास हैं। अब इनके इफ़ेक्ट क्या हैं? इसके असरात क्या हैं? असरात अभी मैंने आपको बताए हैं कि जो अच्छा इंसान है उसकी अच्छाई की वजह से लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं, और जो बुरा इंसान है उसकी बुराई की वजह से लोग उससे दूर भाग रहे हैं। समझ आ गई बात आप? तो ये क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको? अल्लाह ताला ने जो हमारी पूरी कायनात डिज़ाइन की है ना, इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्सेस जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन पॉजिटिव फोर्स या नेगेटिव फोर्सेस जो हैं
पॉजिटिव फोर्स जब ही लग सकती है जब ये किसी के पास कोई प्रॉपर्टी हो, किसी के पास, ठीक है। बहरहाल तो आप इस पॉजिटिव फोर्स और नेगेटिव फोर्स को छोड़ दें। अभी आपने ये तो समझ लिया ना कि एक इंसान है, दूसरा भी इंसान है, एक के पास अच्छाई है, दूसरे के पास बुराई है। अच्छाई की वजह से लोग उसके पास अट्रैक्ट हो रहे हैं, बुराई की वजह से उससे लोग रिपेल हो रहे हैं। तो ये अच्छाई और बुराई क्या है? ये उसकी प्रॉपर्टी है। बिल्कुल इसी तरह एक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक प्रॉपर्टी है। आप ये बात जहन में रखिएगा, वो जो इंसान था जिसके पास अच्छाई थी, ये प्रॉपर्टी थी, ठीक है, उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा था कि लोग उसकी तरफ आ रहे थे। ये इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, इसके पास भी एक क्वालिटी है, खुसूसियत है, प्रॉपर्टी है, और उसका क्या नाम है? उसका नाम है चार्ज। उसका क्या नाम है? चार्ज। अब जिस तरह उस इंसान के पास की प्रॉपर्टी क्या थी? अच्छाई। उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा था? लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। तो अगर ये पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन है, इसके पास ये चार्ज मौजूद है और ये चार्ज इसकी प्रॉपर्टी है, तो इसका भी कोई ना कोई इफ़ेक्ट होगा ना। इसका इफ़ेक्ट क्या होगा? अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्जन भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्जन भी हो सकता है। अट्रैक्शन आपको पता है, खिंच के जाना किसी चीज़ की तरफ, ठीक है। जैसे वो जो अच्छा इंसान था, उसके पास अच्छाई थी तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, उसकी तरफ जा रहे थे। रिपल्जन का मतलब दूर हटना। उस बुरे इंसान के पास बुराई थी, इसलिए उससे लोग दूर हट रहे थे। तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन क्या है? एक पार्टिकल। चार्ज क्या है? इसकी प्रॉपर्टी है। इसका इफ़ेक्ट क्या है? इसका इफ़ेक्ट दोनों हो सकते हैं, अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्जन भी हो सकता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है अपनी इस प्रॉपर्टी की वजह से, अपने इस चार्ज की वजह से किसी दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स भी लगा सकता है, किसी दूसरे के ऊपर रिपल्सिव फोर्स भी लगा सकता है। मतलब कोई दूसरा इसकी तरफ अट्रैक्ट भी हो सकता है और कोई दूसरा इससे रिपेल भी हो सकता है, दूर भी जा सकता है। ये दोनों फोर्सेस बैक वक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो लगा सकता है अपने इस चार्ज की वजह से। अब किस पे ये अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, किस पे ये रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, इसके लिए इस चार्ज की दर्जाबंदी हमें करनी पड़ेगी, इस चार्ज की क्लासिफिकेशन करनी पड़ेगी कि इसके पास जो है वो नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या करेगा फिर? कोई दूसरा पार्टिकल जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, जैसे ये प्रोटॉन है, तो ये इसके ऊपर कौन सी फोर्स लगाएगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। अपने इस चार्ज की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। जैसे वो इंसान था, उसके पास जो प्रॉपर्टी थी अच्छाई की, उसकी मदद से वो इंसान अपनी अच्छाई की मदद से कौन सी फोर्स लगा रहा था? अट्रैक्टिव फोर्स, जिससे लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। दूसरा इंसान था, वो अपनी प्रॉपर्टी बुराई की वजह से कौन सी फोर्स लगा रहा था? रिपल्सिव फोर्स, जिससे लोग उससे दूर हट रहे थे। इलेक्ट्रॉन जो है, इसकी ये प्रॉपर्टी है चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, और कौन सा चार्ज है इसके ऊपर? नेगेटिव चार्ज है, जिससे ये अट्रैक्टिव फोर्स भी लगा सकता है, रिपल्सिव फोर्स भी लगा सकता है। अट्रैक्टिव फोर्स किस पे लगाएगा? अपोजिटली चार्ज पार्टिकल की तरफ। और रिपल्सिव फोर्स किसके ऊपर लगाएगा? सेम चार्ज पार्टिकल की तरफ। जैसे कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा, उसके ऊपर ये रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ठीक है। और अपोजिट चार्ज होगा, उसके ऊपर ये अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। यही काम ये प्रोटॉन भी करेगा। ये भी चार्ज पार्टिकल है, इसके पास भी चार्ज है। इसके पास कौन सा चार्ज है? प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है इसके पास? पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज की मदद से एग्जैक्टली ये दोनों काम कर सकता है। ये प्रोटॉन किसी के ऊपर जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स भी लगा सकता है, किसी के ऊपर रिपल्सिव फोर्स भी लगा सकता है। लेकिन उसके लिए शर्त ज़रूरी है कि वो चीज़ जो है, अगर तो नेगेटिव चार्ज रखती होगी तो प्रोटॉन उसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, और अगर वो दूसरा पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव चार्ज रखता होगा तो ये प्रोटॉन उसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ठीक है।
उससे दूर हटने की कोशिश करेगा। तो ये इसके ऊपर भी फोर्स लगाएगा। सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही इसके ऊपर प्रोटॉन पे नहीं लगाएगा, प्रोटॉन भी इलेक्ट्रॉन पे लगाएगा। ठीक है, इसी तरह प्रोटॉन जो है दूसरे प्रोटॉन के ऊपर भी फोर्स लगाएगा। कौन सी फोर्स लगाएगा? रिपल्सिव फोर्स। इसी तरह ये वाला प्रोटॉन भी इस प्रोटॉन पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, दूर हटने की कोशिश करेगा। शर्त ये है कि ये उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, उसके पास चार्ज होना ज़रूरी है। चाहे दूसरे पार्टिकल के पास सेम चार्ज हो, चाहे दूसरे पार्टिकल के पास डिफरेंट चार्ज हो, ये बात जहन में रखिएगा। तो ये तब ही अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगा सकते हैं चार्ज पार्टिकल, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो। न्यूट्रॉन जो है इसके ऊपर कोई भी फोर्स ये लगा ही नहीं सकते, क्योंकि ये न्यूट्रल है, इसके पास कोई चार्ज है ही नहीं, इसके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है ही नहीं, ना तो ये अच्छाई है इसके पास, ना इसके पास बुराई है, ये न्यूट्रल है, इसीलिए इसके ऊपर किसी का इफ़ेक्ट नहीं हो रहा। ठीक हो गई बात। अब ये चार्ज पार्टिकल समझाना क्यों ज़रूरी है आपको? अब आप एक दूसरी फील्ड से भी इंट्रोड्यूस हो जाइए साथ के साथ ही। इस फील्ड को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोटॉन के पास भी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूट्रॉन के पास भी होती है। आपने मैग्नेट को देखा, इसके इर्द गिर्द फील्ड मौजूद है। कौन सी फील्ड मौजूद है? मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। और ये मैग्नेटिक फील्ड में जो भी चीज़ आएगी जिसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, जैसे कि आयरन का पीस है, वो जब इसके पास आएगा तभी जाके ये मैग्नेट जो है फोर्स लगा सकता है। अगर ये आयरन का पीस इस जगह पर मौजूद है, ठीक है, यानी कि इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की रेंज में नहीं आ रहा, तो ये मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं लगा सकता इसके ऊपर। इसकी रेंज में आना ज़रूरी है, इसका इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आना ज़रूरी है। समझ आ गई बात? तो ये मैग्नेट कौन सी क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर। कौन सी फोर्स लगा रहा है मैग्नेट इसके ऊपर? जब ये आयरन का पार्टिकल, इसके आयरन का पीस इसकी रेंज में आ रहा है इस तरह से, तो ये कौन सी फोर्स जो है इसके ऊपर ये मैग्नेट लगा रहा है? ये अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है। कौन सी फोर्स लगा रहा है? अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है। अट्रैक्टिव फोर्स। मैग्नेट्स जो हैं सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, खैर ये रिपल्सिव फोर्स भी लगाते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल वो हमारा टॉपिक नहीं है। तो ये भी अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, लेकिन कब? जब दूसरी कोई चीज़ जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखती है, सारी चीज़ें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं रखती, प्लास्टिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं रखता, आयरन का पीस जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता है, इसीलिए वो इस मैग्नेटिक फील्ड में आने के बाद इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का शिकार हो जाएगा और ये इसके पास यहाँ से यहाँ आ जाएगा। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है, जिनको हम चार्ज पार्टिकल कह रहे हैं, और अपने इसी चार्जेस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक फ़ोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और वो फोर्स जो है अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। यहाँ पर भी यही मामला है, ये प्रोटॉन अट्रैक्टिव फोर्स भी लगा सकता है, रिपल्सिव फोर्स भी लगा सकता है। क्यों? क्योंकि इनके पास चार्ज है। तो ये अगर मैग्नेट अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है तो यकीनन इस मैग्नेट को भी हम चार्ज्ड कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। ये मैग्नेट जो है ये भी हमारा क्या है? अब पार्टिकल नहीं कहेंगे इसको हम कहेंगे चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे इसको? क्या नाम देंगे इसको? मैग्नेट को हम नाम देंगे चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। समझ में आ गई बात? ये सारी बातें आपका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, वरना आगे आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अब दूसरी बात कि अगर ये चार्ज ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब इसके पास भी, मैग्नेट के पास भी चार्ज है, बिल्कुल इसके पास भी चार्ज है, मतलब इसके पास भी ये प्रॉपर्टी मौजूद है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से तो ये मैग्नेट अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है। अगर इसके पास ये चार्ज वाली प्रॉपर्टी मैग्नेट के पास ना हो तो ये अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगा सकता, और ना ही इस मैग्नेट की ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब क्या ऐसी फील्ड जो है
क्या ये चार्ज पार्टिकल के इर्द गिर्द भी होती है? जी बिल्कुल होती है। यही तो कमाल की बात है, अगर आपने इस मैग्नेट को समझ लिया, इसके इर्द गिर्द मौजूद मैग्नेटिक फील्ड को समझ लिया, और इस मैग्नेट को, इसकी अट्रैक्टिव फोर्स को समझ लिया, और आप ये समझ गए कि ये मैग्नेट जो है इसके पास भी चार्ज है, और ये इसीलिए मैग्नेट चार्ज ऑब्जेक्ट है, तो भाई ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ने क्या बिगाड़ा है यार? एक ही तो बात है, तकरीबन मिलती जुलती बात नहीं है। देखें, काफ़ी चीज़ें मैच नहीं करती। ये चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल है, इसके पास भी चार्ज है, इसके पास भी चार्ज है। यार अगर चार्ज है तो सोचिए फील्ड नहीं होगी क्या फिर? एग्जैक्टली यहाँ पर भी फील्ड होगी। इस इलेक्ट्रॉन के इर्द गिर्द भी फील्ड है, इस प्रोटॉन के इर्द गिर्द भी फील्ड है। ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन पे जब तक फोर्स नहीं लगा सकता है, जब तक ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन की इस फील्ड के रेंज में ना आ जाए। ये इलेक्ट्रॉन जब तक प्रोटॉन पे अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगा सकता है, जब तक ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन की इस अट्रैक्टिव फील्ड के अंदर ना आ जाए। जैसे कि ये आयरन का पीस आपने देखा था कि ये रेंज में जब तक नहीं आया, फोर्स इसकी मैग्नेट की फोर्स इस पर काम ही नहीं करी। इस फील्ड में आना ज़रूरी है इस आयरन के पीस को। बिल्कुल इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन की जो फील्ड है, इस फील्ड में आना ज़रूरी है इस प्रोटॉन को, और बिल्कुल इसी तरह ये प्रोटॉन भी इस इलेक्ट्रॉन पे कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगा सकता जब तक कि इस प्रोटॉन के गिर्द जो फील्ड है उसमें इलेक्ट्रॉन ना इंटरफेयर करे। जब तक ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन की फील्ड में ना इंटरेक्ट हो, प्रोटॉन भी फोर्स नहीं लगा सकता, फोर्स नहीं लगा सकता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा सकता, दोनों ही नहीं लगा सकते। फील्ड्स का इंटरेक्शन होना ज़रूरी है। अब इनकी फील्ड्स को हम नाम क्या देते हैं? इनकी फील्ड्स को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन की भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन की भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है, और प्रोटॉन की भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। ये अलग बात है कि इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, और प्रोटॉन की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। जबकि मैग्नेट की जो फील्ड है, इसी मुनासबत से हम इसको नाम देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव का ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ठीक है भाई। अब करंट कैरिंग वायर की तरफ चलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है उसकी तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर देखें अलग अलग मामला हो गया। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट, चार्ज, चार्ज ऑब्जेक्ट, अट्रैक्टिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, चार्ज पार्टिकल। ये कौन सी फोर्स लगा रहे हैं? अट्रैक्टिव, रिपल्सिव, दोनों किस्म की फोर्सेस लगा रहे हैं, और इनकी भी अपनी फील्ड मौजूद है, और उस फील्ड को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है भाई। अब यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है, अब बैकग्राउंड सारा का सारा जब बन चुका है, तो हमारा जो टॉपिक है इसमें वो ये बात कर रहा है कि फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स लग रही है चार्ज पार्टिकल के ऊपर, फोर्स लग रही है चार्ज पार्टिकल के ऊपर। अब ये चार्ज पार्टिकल कौन सा होगा? देखें अब आपको समझ में आएगा। ये चार्ज पार्टिकल कौन सा होगा? ये चार्ज पार्टिकल एग्जैक्टली कौन सा होगा? चार्ज पार्टिकल या तो ये इलेक्ट्रॉन होगा, चार्ज पार्टिकल क्या होगा? या तो ये इलेक्ट्रॉन होगा या ये प्रोटॉन होगा। क्लियर हो गई ना भाई? चार्ज पार्टिकल को हमने क्लियर कर दिया। वैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा भी चार्ज पार्टिकल होते हैं एक एटम के अंदर, और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो कि चार्ज्ड हैं। ठीक है, तो अगर हम ये कह रहे हैं चार्ज पार्टिकल, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। और ये फोर्स जो है, ये कौन सी फोर्स है? ये मैग्नेटिक फोर्स। कौन सी फोर्स है? ये मैग्नेटिक फोर्स है। अब अगर मैग्नेटिक फोर्स जो है वो लग रही है इस चार्ज पार्टिकल की तरफ, जो कि यकीनन क्या होगा? या तो इलेक्ट्रॉन होगा या प्रोटॉन होगा, दोनों में से। लेकिन कब? चार्ज पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर ये फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स लग रही है कब? जब ये चार्ज पार्टिकल कहाँ आ रहा है? फील्ड में आ रहा है। किसकी फील्ड में? मैग्नेटिक फील्ड में। बता दिया ना भाई आपको, जब तक इस मैग्नेट की फील्ड में
ये पार्टिकल नहीं आएगा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगेगी, समझ आ गई बात, कैसे इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। अब यहाँ पर ये कैसे आएगा, क्या हम इस प्रोटॉन को अलग कर सकते हैं? नहीं, प्रोटॉन को अलग करना आसान नहीं है। देखें, ये प्रोटॉन असल में एटम के बीच में मौजूद होते हैं, ठीक है, सेंटर में, और उस बीच के स्पेस को, उस जगह को जो कि एटम के बीच की जगह होती है, उसको न्यूक्लियस कहते हैं। यहाँ पर ये प्रोटॉन मौजूद होते हैं न्यूट्रॉन्स के साथ एक गुच्छे की शक्ल में। यहाँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है उसके ऊपर एक्ट कर रही होती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो गुच्छे की शक्ल में, जैसे कि हमारे पास क्या है, ग्रेप्स हैं, अंगूर का गुच्छा आप देखें तो उसके अंदर ये प्रोटॉन प्लस 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 और ये न्यूट्रॉन इस तरह से मौजूद होते हैं। ये इतनी आसानी से अलहदा नहीं होते। हाँ, इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं इसके गिर्द, शेल्स में ये इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर होते हैं, तो प्रोटॉन के तो निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ जो है वो टाइटली पैक्ड होते हैं। सिर्फ न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन या रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस हो, ठीक है, तब जाके ये न्यूक्लियस में से ये न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन जो है वो अलग होते हैं। इनमें टूट फूट का अमल होता है, वरना ऐसा नहीं होता। इनमें बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है जिसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो अब तय हो गया कि इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या आ सकता है, अब इलेक्ट्रॉन ही आएगा। अब क्या करें, ये इलेक्ट्रॉन क्या हम एटम से बाहर निकाल लें? क्या ये मुमकिन है? जी बिल्कुल मुमकिन है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आप एटम में से बाहर निकाल सकते हैं। बहुत सारे एटम्स ले लें, उनमें से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को जब आप बाहर निकालेंगे तो आपको ये नज़र आएगी इलेक्ट्रॉन बीम। इलेक्ट्रॉन बीम, ये इलेक्ट्रॉन बीम क्या है? लाइट है। लाइट है, लेज़र लाइट होती है ना, आपने खेला होगा बचपन में भी, लेज़र लाइट होती है। तो क्या होता है, लाल कलर की लाइट निकल रही होती है, लेज़र लाइट, देखा होगा आपने। कहते हैं ना लेज़र लाइट है, वो होती तो नहीं है लेकिन लेज़र लाइट कह देते हैं उसको। बच्चों के पास होती है, रेड कलर की लंबी सी लाइट निकल रही होती है ऐसी। इसी तरह की लाइट होती है जिसको हम इलेक्ट्रॉन बीम कहते हैं। अब यहाँ पर लेज़र लाइट के अंदर तो कौन से पार्टिकल्स इन्वॉल्व हैं ये तो मुझे नहीं पता अभी फ़िलहाल। हाँ, ये मुझे पता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो हैं जब बहुत सारे ढेर के ढेर की सूरत में निकलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स का ढेर जब निकलता है एक जगह से, तो ये बिल्कुल इसी तरह लाइट की शक्ल में निकलते हैं। आप अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको लगेगा लाइट निकल रही है, जबकि वो लाइट जो है उसको अंदर से देखेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉन्स का ढेर है जो कि जा रहा है। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स आपने बाहर निकाल लिए। किस में से? एटम्स में से। एटम्स में से ये इलेक्ट्रॉन आपने बाहर निकाल लिए। तो ये एटम्स में से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, इसका प्रोसीजर भी अभी देखते हैं हम। तो ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकले, तो ये एक इलेक्ट्रॉन निकल के अगर यहाँ आ जाए इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है फिर इसके ऊपर कौन सी फोर्स लगेगी? इस इलेक्ट्रॉन पे कौन सी फोर्स लगेगी? मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। और यही हमारा टॉपिक है, मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। तो वो यही बात कर रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब है एक जैसी। ये मैग्नेटिक फील्ड हर तरफ से एक ही जैसी होगी, कहीं कम या ज़्यादा नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के ऊपर की तरफ तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैग्नेट के नीचे की तरफ कम स्ट्रॉन्ग है, राइट हैंड साइड पे थोड़ी सी वीक है, नहीं, ऐसा नहीं है। यूनिफॉर्म होगी, एक ही जैसी शक्ल की होगी, एक ही जैसी स्ट्रेंथ की ये फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड। इसीलिए ये यूनिफॉर्म का वर्ड ख़ास तौर पे इसके साथ आता है, आपने नोट किया होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक हो गया अभी? अच्छा, एक काम और भी किया जा सकता है। ये तो अभी इलेक्ट्रॉन्स को मैंने बाहर निकाल लिया, और इलेक्ट्रॉन जब लाखों करोड़ों अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन्स जब बाहर निकल रहे हैं तो आपको अपनी आंखों से क्या नज़र आ रहा है? आपको लाइट नज़र आ रही है, ब्यूटीफुल कलर्ड लाइट। एक बीम है जैसे कि लेज़र लाइट की होती है, आपको नज़र आ रही है। वो मुख्तलिफ़ कलर्स की हो सकती है, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन बीम की शक्ल में। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को बाहर ना निकालना चाहें, ठीक है भैया आप ना निकालें,
तो इलेक्ट्रॉन एक और जगह पर आपको फ्लो करते हुए भी नज़र आएंगे। कहाँ पर? वायर में, वायर में। ठीक है, ये जो वायर है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, आई से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। तो जैसे ये अब इलेक्ट्रिक करंट जो है ये फ्लो कर रहा है इस वायर में, तो ये इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से पैदा हो रहा है भाई? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किसकी वजह से पैदा हो रहा है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, ये कहाँ फ्लो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स? इस वायर में, इस वायर में। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन अलग अलग होती है, ये मैं आपको अभी बता दूं, ये आगे चल के डिटेल में देखेंगे। अगर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है, ये अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ये दो अलग चीज़ें हैं, फिलहाल इसको मिक्स मत कीजिएगा, ठीक है। तो बहरहाल इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। हम ये कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, हालांकि ये वर्ड गलत है बोलना, लेकिन आपकी आसानी के लिए इलेक्ट्रिक करंट इसमें मौजूद है, इलेक्ट्रिक करंट इसमें मौजूद है। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कौन सी है? अपवर्ड डायरेक्शन। और ये इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से? इस वजह से इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट मौजूद है क्योंकि इस वायर के अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ठीक है। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली आते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इलेक्ट्रॉन यूँ जा रहे होंगे तो इलेक्ट्रिक करंट यूँ जा रहा होगा, ठीक है। तो आप जो है ये जो वायर है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये मैग्नेट उठा के इसके नज़दीक रख दें इस तरह से, और रेंज में आ गया अब ये रेंज में जब आ चुका है वायर जिसमें इलेक्ट्रिक करंट मौजूद है और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया ना मैग्नेटिक फील्ड में, तो अब मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक फोर्स लगाएगी इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर, उसको स्टडी करने जा रहे हैं, उसको स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। एक और भी तरीका, अब तीसरा तरीका बता रहा हूँ, उसको भी ज़रा सुन लीजिए। आपको इलेक्ट्रॉन बीम्स जो हैं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन बीम्स का तो खैर अभी कोई चक्कर नहीं है। हम इसके अंदर जो चीज़ देखते हैं वो क्या है हमारे पास, आप दो मैग्नेट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। मैग्नेट जो है वो नॉर्थ और साउथ इस तरह से होते हैं, दो पोर्शन होते हैं, इसको हम प्लस और माइनस से मैंने पहले रिप्रेजेंट किया था। आप इनकी अपोजिट डायरेक्शंस इस तरह से रखें, नॉर्थ और साउथ, ये दो मैग्नेट हैं, ठीक है। इसकी साउथ वाली साइड इस मैग्नेट के नॉर्थ वाली साइड की तरफ रखें, तो इनमें क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट होगी, ठीक है। और ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे के साथ नज़दीक जाना चाहेंगे, चिपकना चाहेंगे, ठीक है। ये नॉर्थ और साउथ या साउथ और नॉर्थ की मिसाल बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की है, कि ये एक दूसरे की तरफ क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ भी क्या करेंगे? एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन आप इनको नज़दीक नहीं जाने देंगे, इनको आपस में मिलने नहीं देंगे, बल्कि इसको यहाँ रोक के रखेंगे टाइटली। ये इसको बांध दिया, इस वाले मैग्नेट को भी, इस वाले मैग्नेट को भी बांध दिया मजबूती के साथ कि ये चिपके नहीं आपस में। और यहाँ वो बिजली की वायर जो थी, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो कर रहा था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डाउनवर्ड फ्लो कर रहे थे, उस बिजली की तार को आप यहाँ ले आइए, इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान ऐसे, इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान इसको ले आइए। इसमें क्या हो रहा है? इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है आपको जो नज़र आ रहा है, ये इन दोनों मैग्नेट्स की मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान हो रहा है, ठीक है। तो क्या असर पड़ेगा इस मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फोर्स का इन चार्ज पार्टिकल्स पर, ठीक है भाई।
ये इफ़ेक्ट कैलकुलेट किसने किया? सबसे पहली बात, किसी ने तो बताया होगा ना कि भाई ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर से इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से जो मैग्नेटिक फोर्स निकल रही है वो जाके उस चार्ज पार्टिकल पर एक्ट करेगी। ये किसी ने बताया तो होगा ना। ये साइंटिस्ट था लॉरेंट्स, और इसकी इक्वेशन अभी आगे काम आएगी। लॉरेंट्स लॉ कहलाता है। इसने एक लॉ दिया था, उसको तो हम डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। हम लॉरेंट्स इक्वेशन को देखेंगे। लॉरेंट्स इक्वेशन ये कहता है वो जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रही है ना, लॉरेंट्स इक्वेशन की मदद से आप उस मैग्नेटिक फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये रही वो मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अब मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रही है तो यकीनन चार्ज पार्टिकल भी होगा। क्यू से हम चार्ज पार्टिकल को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और भी होगी, इस पार्टिकल की वेलोसिटी, ठीक है। इसको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ये आपकी कौन सी इक्वेशन आ गई? ये आपकी इक्वेशन आ गई लॉरेंट्स इक्वेशन, ठीक है। इसमें जो F है इसको नोट कर लीजिए। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये मैग्नेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैग्नेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि एक्ट कर रही है इसके ऊपर, चार्ज पार्टिकल के ऊपर, एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल, एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल, ठीक है भाई। अच्छा, Q जो है ये क्या है? चार्ज ऑन द पार्टिकल, ठीक है। V क्या है? इसके ऊपर ये वेक्टर की निशानी है क्योंकि वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। फोर्स के ऊपर भी, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, आपको पता है। और जो ये वेलोसिटी है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल B जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड in which particle is moving, ठीक है भाई। ये आ गया, नोट कर लिया। आगे अब चलते हैं। अच्छा, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन, स्ट्रेंथ ऑफ, हेडिंग डाल लीजिए, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, F डिपेंड्स ऑन, ये मैग्नेटिक फोर्स की जो ताकत है ये किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? नंबर 1, चार्ज पे डिपेंड करती है, जिसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि मैग्नेटिक फोर्स क्या बढ़ जाएगी अगर चार्ज बढ़ जाएगा पार्टिकल का, मैग्नेटिक फोर्स कम हो जाएगी अगर चार्ज कम हो जाएगा पार्टिकल का। एग्जैक्टली यही बात है। इंटरेस्टिंग फैक्टर है, बिल्कुल भाई। अगर चार्ज पार्टिकल, उसके ऊपर चार्ज बढ़ जाए तो वो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी बढ़ जाएगी, और अगर चार्ज पार्टिकल, उस पर चार्ज कम हो जाए तो ये मैग्नेटिक फोर्स जो है ये भी कम हो जाएगी। समझ में आ गई बात? स्ट्रोंगर द चार्ज Q, stronger would be the force, stronger
would be the force F। ठीक है भाई, दूसरी चीज़ लिख लीजिए, और किस पे डिपेंड करती है? वेलोसिटी। वेलोसिटी का बड़ा अहम किरदार है, वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी v किसकी? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अब ज़रा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, आपने जो अभी दो फील्ड के बारे में सुना है ना, एक मैंने फील्ड बताई है आपको मैग्नेटिक फील्ड, वो फील्ड जो कि मैग्नेट के इर्द गिर्द है। दूसरी फील्ड जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि चार्ज पार्टिकल के गिर्द होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के गिर्द या प्रोटॉन के गिर्द। तो ये भी फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। मैग्नेट के गिर्द जो फील्ड होती है वो मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी वेलोसिटी जो है, अब एक वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, हरकत कर रहा है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हरकत कर रहा है, भाई उसकी वेलोसिटी भी तो होगी। यहाँ पर उस वेलोसिटी की बात हो रही है, यहाँ पर उस वेलोसिटी की बात हो रही है। वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज़ नॉट अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स इज़ नॉट अफेक्टेड बाय, जी इंटरेस्टिंग बात ये है, नॉट अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स जो है उसके ऊपर असर ही नहीं करेगी। मैग्नेटिक फोर्स पार्टिकल के, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी, उसकी रफ्तार पर असर ही नहीं करेगी। आप मैग्नेटिक फोर्स को बढ़ा दें या घटा दें, इससे चार्ज पार्टिकल की रफ्तार, उसकी वेलोसिटी पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा तो इसका मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स का इफ़ेक्ट ज़ीरो है। यही बात है ना भाई, मैग्नेटिक फोर्स का इफ़ेक्ट ज़ीरो है। तो फिर यहाँ पर अभी जो हमने लॉरेंट्ज़ इक्वेशन देखी थी उसमें वेलोसिटी का क्या काम है भाई, बताइए ज़रा। ये जो लॉरेंट्ज़ इक्वेशन हमने देखी थी कि फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो बराबर है Q और उसके बाद वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नेटिक फील्ड भी। इसमें ये वेलोसिटी का क्या किरदार है यार, इसको क्यों रखा है फिजिक्स इक्वेशन के अंदर? अगर वेलोसिटी पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा है चार्ज पार्टिकल की, तो फिर इसको रखा क्यों है इसके अंदर, ये इस वेलोसिटी को? असल में वेलोसिटी क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा मैग्नीट्यूड कहलाता है, दूसरा हिस्सा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो वेलोसिटी का ये जो पार्ट है जिसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, इसके ऊपर कोई असर नहीं डालती मैग्नेटिक फोर्स, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी का वो जो दूसरा हिस्सा है, डायरेक्शनल पार्ट जो है, उसके ऊपर असरअंदाज होती है। और इससे क्या होता है, उस चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जी, जब भी कोई आज़ाद, यहाँ तो अभी हमने वायर की बात की है ना, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, आप इस कॉन्सेप्ट को फ़िलहाल भूल जाएं। आपने वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अकेला निकाल लिया, आपके हाथ में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जब आप किसी मैग्नेट की तरफ फेंकेंगे और ये इलेक्ट्रॉन जाएगा उस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में, तो वहाँ जाके ये पता है क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमना शुरू हो जाएगा, ऐसे गोल 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 गोल, इस तरह से। ये एक मैग्नेट का नॉर्थ है, ये दूसरे मैग्नेट का साउथ है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज पार्टिकल, इसकी फील्ड में, इसकी मैग्नेटिक फील्ड और इसकी मैग्नेटिक फील्ड में ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो क्या होगा, ये गोल 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 घूमना शुरू हो जाएगा, ऐसे 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 सर्किल में घूमना शुरू हो जाएगा ये चार्ज पार्टिकल, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन इसकी रफ्तार में फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस बात को ज़रा ध्यान में रखिएगा। इसकी वेलोसिटी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसकी रफ्तार पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, या ये कहना मुनासिब होगा कि इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का वो हिस्सा जो कि स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी का वो हिस्सा जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस पे असर पड़ेगा और ये चार्ज पार्टिकल गोल गोल घूमना शुरू कर देगा इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ये बड़ा की कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है।
यही वजह है कि लॉरेंट्ज़ इक्वेशन के अंदर ये वेलोसिटी मौजूद है, ठीक है भाई। लेकिन वेलोसिटी के स्पीड वाले हिस्से पर मैग्नेटिक फील्ड कोई असर नहीं डालती। जिस रफ्तार से चार्ज पार्टिकल एंटर होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसकी रफ्तार वो ही रहती है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाती है, घूम जाती है। अब इसको अपोजिट देखें। अभी आपने मैग्नेटिक फील्ड को देखा, तो क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना सकते? कोई बना सकते हैं भाई। जैसे अभी आपने ये किया ना, ये देखें, ये मैग्नेट को किया है। ये दूसरा कॉन्सेप्ट भी आप इसका ले लें, नॉर्थ साउथ, और ये नॉर्थ साउथ। यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड इसकी भी और इसकी भी मौजूद है। यहाँ पर कोई पार्टिकल आ जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो वो गोल 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 घूमना शुरू हो जाएगा बस। लेकिन यही इलेक्ट्रॉन अगर निकल के एक दूसरी जगह पे चले जाए, अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को आप एक जगह इकट्ठा कर लें, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और बहुत सारे प्रोटॉन जो है उनको भी एक जगह पे इकट्ठा कर लें, प्रोटॉन 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 प्रोटॉन। तो ये जो है, अकेला इलेक्ट्रॉन होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा उसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इनकी कलेक्टिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरह की बन जाएगी। इसी तरह ये जो प्रोटॉन है, हर प्रोटॉन की अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ये बहुत सारे प्रोटॉन जो एक जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे, तो इसकी भी क्या होगी, इसकी भी एक कलेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। अब जैसे जिस तरह हमने यहाँ पर इन दो मैग्नेट्स को आपस में अट्रैक्ट होने से रोक रखा था, क्योंकि देखें अपोजिट है ना, इस मैग्नेट का साउथ इसके नॉर्थ की तरफ फ़ौरन भागेगा जुड़ने के लिए, लेकिन हमने इनको रोक रखा है यहाँ से, दोनों मैग्नेट्स को। बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी हमने ऐसा सिस्टम किया हुआ है कि ये इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पर मौजूद हैं, ये प्रोटॉन्स एक जगह पर मौजूद हैं, इन्होंने एक नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखी है, इसने पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड एक बड़ी सी बना रखी है। इनको हम मिलने नहीं देंगे, इनमें ज़बरदस्त किस्म की अट्रैक्शन होगी, ज़बरदस्त किस्म की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों साइड से लग रही होगी, लेकिन इनको हमने रोक रखा होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों की जो फील्ड है ये, इसके अंदर किसी इलेक्ट्रॉन को अगर इंट्रोड्यूस कराएंगे तो क्या होगा भाई, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, फ़ौरन जाएगा प्रोटॉन की तरफ, जाएगा ना। पता है कैसे जाएगा, अब इसकी रफ्तार बढ़ जाएगी, इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की स्पीड वाले हिस्से पर इफेक्ट डाला है और इसकी डायरेक्शन वाले हिस्से पे भी इफेक्ट डाला। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का फ़र्क। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी के दोनों हिस्सों पर असर पड़ेगा। वेलोसिटी का स्पीड वाला हिस्सा जो है उस पर भी असर पड़ेगा कि इस इलेक्ट्रॉन की रफ्तार बढ़ जाएगी, और वेलोसिटी का जो दूसरा हिस्सा है डायरेक्शन वाला, उस पर भी असर पड़ेगा कि इस इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये थी, यूँ आ रहा था ऊपर से नीचे, और जैसे ही ये इस रेंज में आया तो फ़ौरन ये नेगेटिव है ना, ये फ़ौरन प्रोटॉन की तरफ ये भाग गया, तो इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। समझ में आ गई बात। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट, दोनों पार्ट जो हैं, दोनों हिस्से जो हैं, स्पीड वाले और डायरेक्शन वाले, वो उन दोनों पे असर डालती है इलेक्ट्रिक फील्ड। जबकि मैग्नेटिक फील्ड जो है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जब आता है तो सिर्फ इसके डायरेक्शन वाले, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन वाला पार्ट है उस पर ही असर पड़ता है, वेलोसिटी के स्पीड वाले पार्ट पे कोई असर नहीं पड़ता, वो अपनी जगह पर कांस्टेंट रहती है स्पीड। जबकि डायरेक्शन जो है इसकी चेंज हो जाएगी, ये गोल 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 इलेक्ट्रॉन घूमने लगेगा, ठीक है भाई। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल नॉट अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फोर्स। मुझे तो नहीं लगता ये चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं अभी पढ़ा सकूँगा, नहीं भाई, वो तो इसमें डेरिवेशन भी है, उसमें बहुत कुछ है। हाँ, लेकिन आपको इतना मज़ा आएगा अब ये चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट समझने में, सारी डेरिवेशन समझने में, ठीक है। नॉट अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फोर्स, नॉट अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फोर्स।
बट F affects only the direction part of velocity, and gives circular motion to particle, जैसे कि मैंने अभी बना के दिखाया था, circular motion to particle। ठीक है भाई, सर्कुलर मोशन टू पार्टिकल। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल की तरफ चलते हैं। हमारे पास दो किस्म की डायरेक्शन होगी। अब इस पार्टिकल की डायरेक्शन पे भी बात कर लें। वैसे तो मैंने बता दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डायरेक्शन इसकी कैसी होगी, अब इसकी डायरेक्शन की भी बात कर लें। किसकी? चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन। वैसे मैं वर्बली अभी आप लोगों को बता चुका हूँ डायरेक्शन के हवाले से चार्ज पार्टिकल की। तो डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड में कैसी होगी? सर्क्यूलर इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई। और इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसी होगी? कर्व्ड। देखें, सर्कुलर का मतलब ये होता है जिसमें सर्किल बने, कर्व्ड का मतलब होता है जिसमें कर्व बने। दोनों में फ़र्क रखिएगा। तो सर्कुलर होगी डायरेक्शन पार्टिकल की इन मैग्नेटिक फील्ड, कर्व्ड होगी डायरेक्शन किसके अंदर? इलेक्ट्रिक फील्ड में। और अगर सपोज करें हमारे पास दोनों जो हैं वो फील्ड आप एक ही जगह पे ले आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही जगह पे आ जाती है, और वहाँ पर कोई पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल आप इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो वो क्या करेगा? वो गोल गोल घूमेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है, या फिर वो कर्व हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है। वो एक तीसरी किस्म की जो है वो डायरेक्शन लेगा। इसको हम कहते हैं हेलिकल। ये कैसी होती है? इस तरह की डायरेक्शन हो जाएगी। चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन ये हेलिकल हो जाएगी। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, ये चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन हेलिकल क्यों हो रही है? क्योंकि ये अब दोनों किस्म की आपको डायरेक्शन शो कर रहा है। थोड़ी सी सर्कुलर, थोड़ी सी कर्व, थोड़ी सी सर्कुलर, थोड़ी सी कर्व। क्यों? क्योंकि ये किसके अंदर है? ये है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये देखें, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दोनों एक फील्ड एक जगह पर हैं, तो इनको कलेक्टिवली क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई। अब आखिरी टॉपिक, फिर इसको तमाम करते हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ये जो मैग्नेटिक फोर्स है F, क्या इसकी भी कोई डायरेक्शन है? जी बिल्कुल है, लेकिन इसके लिए आपको तीन चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एक तो वेलोसिटी की डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, जिसको हम V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। नंबर 1 डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, नंबर 2 डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, और नंबर 3 डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तीन मुख्तलिफ चीज़ें, और इन तीनों की डायरेक्शन, जिसको मैग्नेटिक फील्ड को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है भाई। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
these three are at right angle to each other, these three are at right angle, और राइट एंगल बोले तो परपेंडिकुलर, राइट एंगल बोले तो परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर बोले तो कितने एंगल पे होंगे, 90 डिग्री के एंगल पे होंगे, 90 डिग्री का एंगल। तो ये तीनों की तीनों जो हैं इनके आपस में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का एंगल होगा। मतलब ये तीनों की तीनों जो हैं मैग्नेटिक फोर्स, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों की तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, ये तीनों की तीनों एक दूसरे के राइट एंगल होंगी, या फिर ये तीनों की तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पे होंगी। राइट हैंड रूल को आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल में जो थंब है आपका अंगूठा, जो अभी मैं आपको विजुअलाइज करता हूँ, जो थंब है आपका वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है भाई। नंबर 2 पे जो 4 फिंगर है आपकी, ये वाली फिंगर जो है 4 फिंगर, 4 फिंगर जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ब्रैकेट में मैंने F लिख दिया। और नंबर 3 आपका अंगूठा भी हो गया राइट हैंड का, 4 फिंगर भी हो गई, फिर बाकी ये 3 उंगलियां बची ना, रिमेनिंग 3 फिंगर्स, ये क्या बता रही हैं आप, रिमेनिंग 3 फिंगर्स, ये आपको बता रही हैं, रिमेनिंग 3 फिंगर्स ये आपको क्या बता रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता रही हैं, जिसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, B से, जिसको B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये राइट हैंड रूल वाले में आप तीनों की डायरेक्शन को विजुअलाइज कर लें जरा। ये आपका हाथ, ठीक है, ये अंगूठा देखें अपवर्ड डायरेक्शन में है, थंब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को, थंब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अपवर्ड जो आपका ये जो थंब है ये क्या बता रहा है आपको, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, इसके सामने ये देखें, ये चारों फिंगर्स आपको नज़र आ रही होंगी। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, राइट एंगल कौन सा होता है, परपेंडिकुलर कौन सा होता है, 90 डिग्री वाला कौन सा होता है, ऐसा होता है ना, ये दोनों एक दूसरे के राइट एंगल हैं, परपेंडिकुलर हैं, या ऐसे कर लें, ठीक है ना, या फिर तो ये इसको मैं अगर मार्कर्स की ज़बान में बात करूं तो ये देखें नज़र आ रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, राइट एंगल हैं, 90 डिग्री का एंगल है। अब देखें इस थंब को देखें और इन चारों फिंगर्स को देखें, परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, 90 डिग्री के एंगल के ऊपर है। ये थंब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को। अब ये 4 फिंगर्स रह गई, इनमें से एक ये वाली फिंगर जो है आपकी, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, 4 फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगी, फोर्स को, मैग्नेटिक फोर्स को। ये 4 फिंगर आपकी, इंडेक्स फिंगर भी जिसको कहते हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फोर्स को, ये वेलोसिटी को, ये मैग्नेटिक फोर्स को। अब क्या रह गया, 3 फिंगर्स कहाँ गई, आपको तो नज़र नहीं आ रही, नज़र कहाँ से आएंगी, मुझे नज़र आ रही होंगी, मेरी साइड पे है ना, ये मुझे तीनों नज़र आ रही हैं और मैंने इनको घुमाया हुआ है। अब मैं इनको घुमाया हुआ है यानी कि कर्ल किया हुआ है, कैसे, ऐसे, लेकिन अब मैं इनको ऐसे नहीं करूँगा, मैं इनको ऐसे सीधा रखूँगा, ऐसे, लेकिन इस डायरेक्शन में। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये और दोनों, ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और ये तीनों फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जो आपको नज़र नहीं आ रही, मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये भी 90 डिग्री पे है, कैसे, मैं आपको देखें घुमाता हूँ, ये देखें, नज़र आया, ये देखें, इनको मैंने कर्ल नहीं किया हुआ, तीनों फिंगर्स को, याद रहे, मैंने सीधा रखा हुआ है, ये एक ऊपर, ये एक सामने, और ये एक यूँ। अब मैं इसको बोर्ड पर अगर बनाऊं तो मुश्किल होगा, मार्कर्स की मदद से अभी मैं इन तीनों को, आप देख लें पहले तसल्ली से। अब मार्कर्स की मदद से, ये वेलोसिटी, ये क्या हो गया हमारे पास, फोर्स, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये देखें, पहले ये वेलोसिटी और ये फोर्स आ गया,
अब इनके साथ ये देखें, ये तीसरा और नज़र आ रहा है, वेलोसिटी, फोर्स, और इसको देखिए ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। यही यहाँ पर जब राइट हैंड रूल हम लेते हैं ना, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आप भी सीख जाएंगे, तो राइट हैंड रूल की मदद से ऐसा हो जाएगा। ठीक है भाई, चार्ज, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये हम कर चुके। मेन टॉपिक जो इसके अंदर था वो डायरेक्शंस का था, वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड में असरअंदाज होता है, वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट असरअंदाज नहीं होता, राइट हैंड रूल के तहत कौन से एंगल्स बनते हैं, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, थंब किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, फोर फिंगर किसको रिप्रेजेंट कर रही होती है, रिमेनिंग फिंगर्स किसको रिप्रेजेंट कर रही होती है, ये कोर कॉन्सेप्ट्स हैं इसके। ठीक है, इसके हवाले से बहुत एमसीक्यूज बनते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी। ठीक है भाई, अगले पार्ट के अंदर हम इसको देखेंगे, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।